क्या आपको भी कभी किसी एजेंट ने ये कहकर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है कि बस कुछ साल पैसा जमा करिए फिर मोटा रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर लाखों लोग अपनी पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले ही बंद करने लगे तो क्या इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्राहकों को गलत तरीके से पॉलिसियां जो है बेची जा रही? अब इस पूरे मामले पर खुद आरबीआई ने जो है बड़ी चिंता जताई है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में लोग जो है बड़ी संख्या में अपनी पॉलिसी जो है बीच में ही सरेंडर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों में जो है इन कंपनियों का कमीशन रेशियो लगभग दोगुना हो गया है, जिससे मिस सेलिंग का खतरा भी बढ़ने की आशंका जताई गई। तो आखिर आरबीआई की इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है? मिस सेलिंग होती क्या है? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? और अगर आपके पास भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए पूरी रिपोर्ट को प्रवीण सर से जो है समझने की कोशिश करते हैं। सर, ओवर टू यू। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। मिस सेलिंग का मामला जो देखिए अब बढ़ते बढ़ते जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों तक भी आ गया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, रिजर्व बैंक ने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसमें इस बात की आशंका जताई है कि ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से जो जो ट्रेंड है लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए, जिसमें विड्रॉल और क्लेम के जो रकम के जो मामले हैं उसको देखते हुए, जो उसके जो ट्रेंड आ रहे हैं उसे देखते हुए आरबीआई इस बात की चिंता जता रहा है कि क्या यहाँ मिस सेलिंग के मामले बढ़ रहे हैं जी। और ऐसा इस वजह से है कि फिस्कल ईयर 2026 में, जी सर, 2025-26 में जो मैच्योरिटी के तहत निकाला गया आपका पैसा है, टोटल जो पेमेंट है उसमें मैच्योरिटी के तहत निकाली गई रकम जो है वो 36.9% है, जबकि सरेंडर या विड्रॉल के जरिए निकाला गया पैसा वो 38.3% पे पहुंच गया है। ओके सर। यानी अब इसमें दो तरह के विड्रॉल देखने को मिलते हैं। एक तो आपने पॉलिसी खरीदी और उसका टेन्योर पूरा हुआ और उसके बाद आपने उस पैसे को निकाला, तो एक तो वो हो गया कि आपका सब मैच्योरिटी पे आप उस पैसे को निकाल रहे हैं जी। दूसरी बात ये हो गई कि आपने पॉलिसी ली, 2 साल चलाई, 3 साल चलाई और उसके बाद आपने उसको सरेंडर कर दिया या उसका पैसा वापस मांग लिया कि साहब मुझे मेरा पैसा निकालना है। तो जो जिस तरह से सरेंडर के और विड्रॉल वाले मामले बढ़े हैं विशाल, उससे इस बात का आरबीआई को संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मिस सेलिंग की वजह से जो कस्टमर्स हैं वो इन पॉलिसीज़ को सरेंडर कर। चलिए सर, मिस सेलिंग शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे मिस सेलिंग होता क्या है, इसको भी बहुत ही आसान भाषा में समझा दीजिए। नहीं, देखिए, मिस सेलिंग का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कोई और प्रोडक्ट लेने गए थे या आपको ज़रूरत किसी और प्रोडक्ट की है, एक ही बीमा कंपनी या एक ही कोई और कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको उसके तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो तमाम तरह की रेंज के प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग जो रिस्क प्रोफाइल से लेकर अलग अलग ज़रूरत वाले व्यक्ति को कैटर करते हैं, व्यक्तियों को कैटर करते हैं। लेकिन आपने मान लीजिए मुझे ज़रूरत किसी और प्रोडक्ट की है और आपने मुझे गुमराह करके कोई और प्रोडक्ट बेच दिया। ओके। आपने बताया कि साहब यहाँ ये जो मैं आपको पॉलिसी बेच रहा हूँ इसमें रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है, एफडी से ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ये बीमा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग प्लान है। तो इस तरह की जब बातें करके, इस तरह की जब वादे करके कि साहब यहाँ तो इतने % का रिटर्न मिल जाएगा, ये देखिए पिछले आंकड़े इसके, और ऐसे करके जिस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी नहीं तो उसको आपने बेच दिया। अब पता चला 1 साल बाद या 2 साल बाद जब आपने प्रीमियम भरे, उसके बाद आपको धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला तब आपको लगा कि ये तो मेरे लिए सुटेबल प्रोडक्ट्स ही नहीं है। तो इस तरह की जो बिक्री है जो की जाती है एजेंट्स के द्वारा, वो पूरा का पूरा मिस सेलिंग के विशाल दायरे में आता है। चलिए सर, और ये समस्या जो है कहा जा रहा है कि प्राइवेट इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिल रही है एज कंपेरिजन टू द एलआईसी। और एलआईसी की स्टोरी आज ही मैंने सुबह में की है सर। अगर मान लीजिए 100 प्रीमियम्स अगर बेचे जा रहे हैं, 100 पॉलिसीज़ बेची जा रही हैं, तो उनमें 65 पॉलिसियाँ जो हैं एलआईसी की है। बाकी अगर मान लीजिए समझिए कि अगर 35 पॉलिसियाँ हैं तो वो प्राइवेट वाले के पास है। लेकिन एलआईसी में जो है सरेंडर जो है लगभग जो है फाइनेंशियल 25 का मैं डेटा बता रहा हूँ सर, 31.7% के आसपास, 32%। और प्राइवेट इंश्योरेंस जो हैं उनमें लगभग ये आंकड़ा 47.2% के आसपास है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर, प्राइवेट वाले जो है वहाँ इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, प्राइवेट वाले देखिए, एक तो जो लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट है बड़े लार्ज लेवल पर कंसंट्रेटेड है एलआईसी की तरफ जी।
पुरानी कंपनी है, सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और देश के गांव देहात तक पहुंच है एलआईसी की एजेंट्स के जरिए। एक ट्रेडिशनल मॉडल है एजेंट्स के जरिए इसको बेचने का, तो लोग भरोसा करते हैं क्योंकि सरकार की कंपनी, सरकार की ओनरशिप है। अब प्राइवेट कंपनियां इसमें सेंधमारी करना चाहती है, तो उसके लिए जो हर संभव प्रयास है वो कर रही हैं। इस प्रयास में और ज़्यादा तेज़ी से मार्केट शेयर हासिल करने की कोशिश में मिस सेलिंग का सहारा लिया जाता है जी। ज़्यादा कमीशन ऑफर किए जाते हैं। देखिए ना सर, कमीशन रेशियो जो है वो लगभग दोगुना हो गया प्राइवेट वाले का, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का। तो आरबीआई को भी इस बात का विशाल अंदेशा है। आरबीआई वार्निंग दे रहा है कि जिस तरह से कमीशन एजेंट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ाए जा रहे हैं, इसकी वजह से इन एजेंट्स पर प्रेशर पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है। ये एजेंट्स ऐसे प्रोडक्ट्स को या ऐसी बीमा पॉलिसीज़ को बेचने पर ज़्यादा फोकस करते हैं जहां उनको कमीशन ज़्यादा मिले। तो यहाँ से फिर पूरा का पूरा एक चक्र शुरू होता है और इसी वजह से जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ पर सरेंडर वाले मामले 47% से ज़्यादा हैं। तकरीबन 50% का अगर सरेंडर हो रही, मान लीजिए आपने साल में 100 पॉलिसी बेची जी, और 50 पॉलिसी आपकी साल के आधार पर अगर सरेंडर की जा रही है या टाइम से पहले उनमें लोग विड्रॉल कर रहे हैं या नया पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें तकरीबन एक ही कैटेगरी में आती हैं। तो ये इस पूरे के पूरे मामले में गंभीरता को उजागर करता है। सर ऐसा तो है नहीं कि इसका खामियाजा जो है मान लीजिए पॉलिसी जो होल्डर्स हैं उनको हो, क्या इससे कंपनियों को भी नुकसान होता है? मैं ये समझना चाहता हूँ। नहीं, कंपनियों को नुकसान तो निश्चित जल्दी मान लीजिए पॉलिसी बंद हो रहा है सर, तो उससे तो कंपनियों को भी तो नुकसान होगा। कंपनियों को जाहिर तौर पर इस वजह से नुकसान होता है क्योंकि उनको जो एक लॉन्ग टर्म, मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी है और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो आमतौर पर 20 साल की, 25 साल की, इस रेंज की होती है क्योंकि एक आप किसी को जीवन का कवर दे रहे हैं। किसी ने 20 साल की उम्र में ली और 70 साल के लिए या 50 साल के लिए और 20 साल तक प्रीमियम देना है, तो वो एक लंबा टेन्योर होता है जहाँ पर आप उसका प्रीमियम पे करते हैं जी। अब ऐसे में आपने मान लीजिए 3 या 4 प्रीमियम दिए और उसके बाद आपने उसको विड्रॉ कर लिया, तो कंपनियों को नुकसान हुआ, लेकिन 3-4 साल का उनको प्रीमियम भी मिला, एजेंट को कमीशन भी उसका मिला, तो ये बिजनेस भी उनको वहाँ से आया। तो लॉस तो है लेकिन बिजनेस भी आपको आ ही रहा है वहाँ से। एग्जैक्टली। तो जितना आपने पैसा जमा किया, बीमा कंपनियां उतना तो पैसा देती नहीं कि साहब आपने मान लीजिए 100 रुपये जमा किए तो पूरे के पूरे 100 रुपये आपको रिफंड हो गए क्योंकि उनका भी खर्चा हुआ है वहाँ पे और आपने कमीशन भी उस पर पे किया है। जी सर, तो लेकिन इस पूरे पिक्चर में जो नियामक होता है यानी जो रेगुलेटर है वो क्या नदारद है या IRDAI कहाँ है सर? नहीं, नियामक नदारद नहीं है, बल्कि आरबीआई से लेकर सरकार और सबकी इन चीज़ों पर नज़र है कि किसी भी तरह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, चाहे कोई भी हो, चाहे सेबी हो या आरबीआई या एडाई या सरकार, सबकी नज़र है। और अलग अलग न केवल बीमा पॉलिसीज़ बल्कि आप चाहे दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देख लीजिए, बैंकों को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। उनको कहा गया है कि आप ज़बरदस्ती किसी, सबसे ज़्यादा इस तरह के मामले दरअसल बैंकों के जरिए भी आते हैं। 81 बॉन्ड्स वाला मामला आपसे सुना था सर, यस बैंक वाला मामला था। वहाँ ज़्यादातर बैंकों के बीमा कंपनियों के साथ टाई अप्स भी हैं, अलग अलग कंपनियों के साथ। उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बैंकों पे के ब्रांच पे प्रेशर रहता है। आप गए एफडी कराने या आप पैसे निकालने गए, ब्रांच में जो बैठे लोग हैं उन्होंने आपको कह दिया कि साहब आप यहाँ आए हैं तो ये पैसा क्यों निकाल रहे हैं, इस पैसे को तो मैं एक सेविंग प्लान में लगवा देता हूँ। अब उससे जरा आप क्या करेंगे, आपने कहा अच्छा क्या प्लान है, तो फिर वो आपको बता देगा कि यहाँ तो इसमें बहुत जबरदस्त आदमी को जो है, गरीब गरबा आदमी जो होता है उसको लगता है कि भाई ये तो ज़्यादा जानकारी, सही चीज़ बता रहे होंगे। नहीं, न केवल गरीब व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति, पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी इसी तरह से प्रेशर लेकर और उनसे कह रहे सर 10,000 रुपये निकाल रहे हैं, 5,000 रुपये मेरे लिए आप कहने पर कर लीजिए, भले 1 साल बाद आप निकाल लीजिएगा, हमारे भी टारगेट्स हैं। तो अब तो साफ साफ बता देते हैं बैंक वाले भी कि हमारे टारगेट हैं, प्लीज़ मेरे टारगेट के लिए ये कर दीजिए। ऐप डाउनलोड करवा देते हैं जी, जिनकी ये आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है विशाल, और आम जितने भी दर्शक हम लोगों को देखते हैं वो सब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब भी आप किसी बैंक या उनके काम से अगर आप चले जाएं, काम से अपने किसी काम आपका कुछ भी हो, उनके पास कोई ना कोई एक आध ऐप ऐसा होगा। रिटेल स्टोर्स तक में मैंने ये देखा है कि साहब अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको 10% का या 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कैसे मिल जाएगा, बोले ऐप डाउनलोड कीजिए इसका,
अब आप उसका ऐप डाउनलोड कर लिया, बस वो किसी काम का नहीं है। फिर आप महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद आपको लगेगा कि मैं इसे यूज़ ही नहीं करता हूँ, आप उसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन वो उनका टारगेट पूरा करता है। तो इस तरह की टैक्टिक्स हर जगह मैं ये मानता हूँ कि अपनाई जाती है, खासतौर पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के मामले, क्योंकि सीधा पैसे का लेन देन का मामला होता है। सर लास्ट जो हम लोगों ने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था, जो आप बता भी रहे थे कि निर्मला सीतारमण बहुत एक्टिव नज़र आई थी, वो कह भी रही थी कि बैंकों को जो उनका मुख्य काम है उस पर फोकस करना चाहिए। तो क्या इन कदमों से सर आगे भविष्य में मिस सेलिंग जैसी जो घटनाएं हैं, वो चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में हो, बैंकों में हो, और तमाम जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो, एसेट्स हो, उनमें देखने में कमी आएगी या नहीं? नहीं, देखिए होता क्या है विशाल, प्रैक्टिकल इस चीज़ को समझिए। सरकार तो कहती है इस बात को कि आप साहब अपने कोर एरिया पर यानी बैंकिंग पर फोकस कीजिए। अगर हम केवल बैंकों की बात करें, अब बीमा कंपनियों को अगर आप देखें, उनका तो धंधा ही है कि आप बीमा पॉलिसीज़ को बेचेंगे। तो एजेंट्स कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचें जो कमीशन के लिहाज से उनको ल्यूक्रेटिव जान पड़ते हैं। किसी पॉलिसी में 25% मिल रहा है, किसी में 20% कमीशन मिल रहा है। तो जो जैसे टर्म इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस में जहाँ तक मेरी जानकारी है कम प्रीमियम है, मनी बैक और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें, या यूलिप हैं उनमें तगड़े कमीशन। कई लोग को तो यूलिप के नाम पे भी बहुत जो है फंसाया गया। बिल्कुल, और उसको कहानी बहुत पुरानी और बहुत मैं ये मानता हूँ कि बड़ी बुरी सी कहानी है। अगर आप उसके 10-20 साल पहले जाएंगे, यूलिप्स का मामला बड़ा पेचीदा था। कहा गया था कि मार्केट जो जैसा चढ़ेगा वैसे आपका पैसा जो है दुगना तिगुना हो जाएगा, हुआ तो कभी नहीं। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि बैंक चाहते हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जितने अधिकतम सोर्सेज हैं उससे निकले जी, इंटरेस्ट इनकम के अलावा। और हमने देखा कि जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में इन तमाम धंधों में बैंक अब कूदने लगे। उनको लग रहा है कि ब्याज वाली कमाई से काम चलने वाला नहीं है अगर आपको लंबी प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए। तो बैंक के अगर मैनेजमेंट चाहे तो ब्रांच को बोल सकते हैं कि साहब आप गलत तरीके से पॉलिसीज बेचना बंद कीजिए, लेकिन ना तो मैनेजमेंट से आता और ना ब्रांच वाले फिर पीछे हटते कि बेचने से उसके। उनको भी दिखता है कि यार यहाँ मैंने एक पॉलिसी बेची तो 1000-2000 रुपये सीधे हो जाएंगे। और एक दिक्कत एक और भी है सर, जिससे मैं भी 2-4 हुआ हूँ, जो टर्म्स एंड कंडीशंस की जो फाइल होती है, जो पेपर होती है, वो इतनी कठिन होती है, इतनी लेंदी होती है कि कोई भी व्यक्ति जो लेता भी है, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, वो उतना वो पढ़ ही नहीं पाता, उसके जो मिनिकल्स कहिए या मिनट्स कहिए वो समझ ही नहीं पाता। तो आदमी जो बुलंद जो है, जो बोल देता है व्यक्ति, जो एजेंट बोल देता है या बैंक का अधिकारी बोल देता है, चलिए हाँ 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 करके ले लेता है। बाद में जब उसको 4 साल 5 साल के बाद जो उसको रिटर्न्स देखते हैं या उसको मान लीजिए पैसे की ज़रूरत होती है, वो जाता है अगर किसी ब्रांच में, तो कहते हैं अरे अब आप निकालिएगा 1 लाख जमा, आपको मिलेगा सिर्फ 70,000। अब आपको इसको 10 साल 15 साल चलाते रहना है। तब आदमी को लगता है कि भाई मेरे साथ तो बैक स्टैबिंग हुई है। तो समस्या बहुत है सर, और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है।